हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपके जो प्रश्नावली है 10 वर्ड से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कर ली थी। 12वां और 13वां क्वेश्चन किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आपके बहुत छोटे छोटे 4 चैप्टर आएंगे। अब देखो, एक तो 11वां है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, फिर 12वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, फिर है आपके सांख्यिकी, फिर है प्रायिकता। बहुत छोटे छोटे 4 चैप्टर मान के चलिए, कुछ भी नहीं है। जैसे सांख्यिकी में लैंग्वेज ज़्यादा है, लैंग्वेज करवाने के बाद एक एक क्वेश्चंस भी अगर मैं हर एक्सरसाइज का करवा दूंगा कि माध्य कैसे निकलता है, मध्य कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है, मतलब सारे सवाल ऑलमोस्ट हो जाएंगे आपके। और प्रायिकता बिल्कुल छोटी सी है, 2-3 दिन की लैंग्वेज मान लो, और फिर क्वेश्चन करवाना कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं। और एक चैप्टर और बचेगा छठा, जो कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हम आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। आराम से जो चीज़ें करेंगे बेहतरीन तरीके से करेंगे, जल्दबाजी में। ऐसा नहीं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए छोड़ दें कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 11, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल। एक एक्सरसाइज है 11.1, जिसके अंदर टोटल 14 सवाल है और 2 उदाहरण। तो टोटल आप 14 सवालों में 3 क्लासें मान लो 4-4 सवालों की, तो कुछ पार्ट भी हैं सवालों के अंदर, तो टाइम तो लगेगा ऐसे करके। ठीक है, वो है दूसरी बात। वो तो हो गया 4-4 सवाल। ठीक है, वैसे से सवाल कर लेंगे और 2 भागों के अंदर इसको करते हैं इंट्रोडक्शन को। आज कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें कल करेंगे। आज हम वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। ठीक है, वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड। और कल की जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे आपके त्रिज्यखंड और वर्तखंड के बारे में, और कुछ घड़ी से रिलेटेड बातें हम कर लेंगे। लेकिन जब शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत होती है साहब क्षेत्रमिति से। ये जो भी चैप्टर आते हैं ना, क्षेत्रमिति कहलाते हैं। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? क्षेत्र। जिसके अंदर भी, जैसे एक बात बताता हूँ, जैसे त्रिभुज होता है ना, तो त्रिभुज 2 जगह जाता है। कैसे? एक तो क्षेत्रमिति के अंदर आता है, एक ज्यामिति के अंदर आता है। ज्यामिति में उसके अलग से गुणधर्म होते हैं, और क्षेत्रमिति में उसके अलग से सूत्र होते हैं। इसका परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। वो प्रकार वहां पर भी होते हैं। वहां ज्यामिति से रिलेटेड हम गुणधर्म प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, या हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो फर्क है थोड़ा सा, डिफरेंस, जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए साहब, इधर आपको क्या करना है क्या नहीं। क्षेत्रमिति साहब आपके 2 टाइप की होती है। क्षेत्रमिति जो होती है वो कितने टाइप की होती है आपके? 2 टाइप की। क्षेत्रमिति को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम नंबर 1 की बात करें, द्विविमीय यानी कि 2D, और एक हम पढ़ते हैं त्रिविमीय। आपके जो क्षेत्रमिति होती है वो 2 टाइप की होती है। आपने पढ़ा होगा 2D और 3D। और 2D और 3D कौन कौन से होते हैं, कौन से एग्जाम्पल होते हैं, सारे मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि 2D और 3D एक्चुअल में हमें अगले चैप्टर में पढ़नी होती, लेकिन जब क्षेत्रमिति की शुरुआत की जाती है ना, तो यहीं से होती। तो यहाँ से मैं आपकी शुरुआत कर देता हूँ। पहली बात, 2D का मतलब होता है विमीय का मतलब, जैसे विमीय वर्ड लिखा है ना, विमीय का मतलब होता है कोई भी भुजा। जैसे 2D भुजा का मतलब ये हो गया जिसके अंदर 2 भुजाएं होगी। अब 2 भुजाएं कैसे? जैसे आप सपोज दैट एक आप अपने कमरे में बैठे हो, तो कमरे में लंबाई भी है, कमरे की चौड़ाई भी है, और कमरे की ऊंचाई भी है। तो ये इसकी 3 भुजाएं होगी, तो त्रिविमीय आकृति है। और कमरा घनाभ के आकार का हो सकता है या घन के आकार का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी। दूसरी बात, आप अपने छत के ऊपर जाओ, तो छत के ऊपर लंबाई तो है छत की, और चौड़ाई भी है, लेकिन ऊंचाई नहीं है ना। ऊंचाई तो आपको सीधा सीधे बादल नजर आएंगे, आकाश नजर आएगा, तो आकाश की ऊंचाई आप नाप नहीं सकते, तो हमें पता नहीं, तो वो आपकी 2D। ठीक है, तो 2D और 3D की मैं आपको डेफिनेशंस लिखवा देता हूँ, क्या होती है क्या नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा साहब इधर। ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिसमें
जिसमें दो भुजाएं लंबाई तथा चौड़ाई हो। ऐसी आकृतियां जिसमें दो भुजाएं लंबाई और क्या हो, चौड़ाई हो। वैसे अगर हम त्रिविमीय की बात करेंगे तो त्रिविमीय की आपको आ जाएगी कि ऐसी आकृतियां, ठीक है, ऐसी आकृतियां जिसमें तीन भुजाएं लंबाई कोमा चौड़ाई तथा ऊंचाई हो। हमने सीधा ऐसा नहीं हुआ कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, मैं त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, वर्त सारे पढ़ा दूं, नहीं सर। हम एकदम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। जब भी मैं चीज़ें करवाता हूँ एकदम धीरे धीरे वर्ड से शुरू करता हूँ और टॉप लेवल तक आपको लेके जाता हूँ। तो हमने पढ़ा कि ये जो भी क्षेत्रफल आते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन, ये जितनी भी क्षेत्रफलों की बात होती है ना, परिमाप की वगैरह की, वो आते हैं सब आपके क्षेत्रमिति के अंदर। और क्षेत्रमिति होती है टू टाइप की, 2D और 3D, द्विविमीय एंड त्रिविमीय। द्विविमीय क्या, जिसमें दो भुजाएं लंबाई और चौड़ाई। त्रिविमीय क्या, जिसके अंदर तीन भुजाएं हो, लंबाई चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई हो। आप कहेंगे सर जैसे, हाँ तो जैसे उदाहरण भी लिख लें, क्या दिक्कत है। जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं त्रिभुज, हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज की, ठीक है, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। हम बात कर लेते हैं आपके बहुभुज की, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आपके वर्त की, हम बात कर लेते हैं आपके अर्धवर्त की। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो हमने द्विविमीय त्रिभुज पढ़ा, तो त्रिभुज जैसे ही पढ़ते, त्रिभुज आपके जैसे विषमबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, इनके क्षेत्रफल होते हैं। चतुर्भुज जैसे लिखा, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, सारे आगे। बहुभुज के अंदर सारी चीजें आती है। बहुभुज क्या, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से गिरिबंध आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से गिरिबंध आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज क्या हो गया, त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज हो गया। पांच वाले को पंचभुज लेंगे, जिसमें 6 भुजाएं होगी, षष्ठभुज बोला जाएगा। 7 भुजाओं वालों सप्तभुज बोला जाएगा। 8 भुजाओं वालों अष्टभुज बोला जाएगा। 9 भुजाओं वालों को नवभुज बोला जाएगा। और 10 भुजाओं वालों का दशमभुज बोला जाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख दी, वैसे एग्जाम्पल यहाँ पर भी तो लिखने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सब, तो यहाँ लिखते हैं साहब एग्जाम्पल। तो हम लिखेंगे जैसे। अब जैसे हम अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो पहली आकृति आती है हमारे पास घन। क्या होती है, घन। फिर हो गया घनाभ, और फिर हो जाएगा आपके बेलन, और बेलन के कोष्ठक में हम लिखेंगे ठोस तथा खोखला, दोनों ही हमें पढ़ने। फिर हम पढ़ेंगे आपका शंकु, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे गोला, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अर्धगोला। फिर हम पढ़ेंगे शंकु का चिन्हक। शंकु का चिन्ह, एक्चुअल में ये शुरुआत तो मुझे 12वें चैप्टर में करनी चाहिए थी, मैं तो हमेशा ये करता हूँ। बट जब क्षेत्रमिति शुरू होती है ना, तो यहाँ से शुरुआत कर दी, ताकि आपके दिमाग में रहे कि भाई ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये क्षेत्रमिति एक्चुअल में आई कैसे, ठीक है। क्षेत्रमिति आपको ध्यान रखनी। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नोट में 2 पॉइंट आप याद रख लीजिए, तो ताकि आपका काम हो जाए। फिर मैं सारी चीज़ें एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें शुरू करता हूँ। एक बार मैंने बेसिक शुरू किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना,
आपको दो बातें याद रखनी। क्षेत्रफल की इकाई, मतलब हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके पीछे क्या लगाएंगे वो हमें याद रखना, ठीक है। और नंबर 2, एक हम पढ़ेंगे आयतन, आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो आयतन की इकाई, ताकि अभी आप याद कर लेंगे तो आगे चैप्टरों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्षेत्रफल की इकाई और आयतन की इकाई आपको याद रखनी। तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई, क्या लिखनी है साहब, वर्ग इकाई। और आयतन की इकाई होती है आपके घन इकाई, घन इकाई। जैसे अगर सपोज दैट वर्ग इकाई कैसे, जैसे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो या मीटर स्क्वायर मान लो। घन इकाई कैसे, सेंटीमीटर क्यूब मान लो या मीटर क्यूब मान लो, ऐसे मतलब समझ आने के हिसाब से मैंने ये लिखा। कोई ज़रूरी नहीं सेंटीमीटर और मीटर या कभी किलोमीटर आ जाएगा तो किलोमीटर स्क्वायर या किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। एमएम आ गया, मिलीमीटर आ गया तो एमएम स्क्वायर या एमएम की घात 3 आ जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा यह है कि आपको क्या करना होता है, कभी त्रिज्या निकालनी है, कभी ऊंचाई निकालनी है, कभी परिमाप निकालना, कभी परिधि निकालनी, कभी क्षेत्रफल निकालना, कभी आयतन निकालना। तो बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं हमेशा साहब कि हम एक्चुअल में करें क्या साहब, कौन सी इकाई लगाएं। तो आप दो याद रख लो, अगर क्षेत्रफल आया तो उस इकाई की घात 2 लगानी, आयतन आया तो उस जी इकाई की आपको घात 3 लगानी। बाकी आप चाहे कुछ भी निकालो, चाहे त्रिज्या निकालो, चाहे परिमाप निकालो, चाहे परिधि निकालो, कुछ भी XYZ आपको त्रिज्या वगैरह ऊंचाई वगैरह, तीर एक ऊंचाई शंकु में कुछ भी निकालने के लिए बोले तो सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर ही रहेगा और मीटर की जगह मीटर रहेगा। जो भी इकाई होगी वो सेम टू सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो उम्मीद है ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ग इकाई या घन इकाई, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। वर्ग इकाई का मतलब इकाई का वर्ग, घन इकाई का मतलब इकाई का घन, मतलब 3 घात। वर्ग इकाई का मतलब उस इकाई की 2 घात, घन इकाई का मतलब उस इकाई की 3 घात। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ये सब आपको ध्यान रखना है। हमने बेसिक शुरू किया, मैं अगर ये बातें नहीं बताता ना तो काम कब गए हो जाता। अब ध्यान दें, अब आपको सर इनके बारे में आप पढ़ाओगे कब। अगर मैं रियलिटी में बात करूँ ना, मैं अगर ये कुछ भी नहीं बताता तो भी आपकी प्रश्नावली हो जाती, लेकिन ज्ञान अधूरा रह जाता सर। मैं चाहता हूँ मेरे लाल और लालियों को बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स आए, वो किसी भी तरीके से जब चैप्टर पढ़ लेना तो उससे रिलेटेड उसके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहे। फ़र्क क्या पड़ जाएगा, 1 घंटे क्लास ज़्यादा आएगी। जो सिलेबस 10 दिनों में होना था चैप्टर सपोज दैट, वो 11 दिन में होगा। क्या फ़र्क पड़ गया भाई, कोई नया चीज़ें नहीं हुई। कम से कम चीज़ें सीख के तो जाओगे यहाँ जब आए हो, ठीक है। तो अभी मैं इनके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करूँगा। अगला चैप्टर जब शुरू करूँगा ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसको 3 भागों में मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा। 2 भागों में, सॉरी 3 नहीं 2 भागों में। एक दिन मैं 2D आकृतियों के पूरे क्षेत्रफल बता दूंगा, जैसे वर्त और अर्धवर्त तो अभी आ जाएंगे आज की क्लास में। तो फिर ये रहेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज। त्रिभुज जैसे 4 त्रिभुजों के बारे में हम बात करेंगे, समकोण, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। चतुर्भुज आएंगे 5 के बारे में। कौन कौन सी, आयत हो गया, वर्ग हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज। इनके क्षेत्रफल परिमाप वगैरह क्या होंगे, बढ़िया तरीके से डायग्राम बना के सारी चीज़ें समझें, क्योंकि परिभाषाएं इनके बारे में सब के बारे में लिखवा चुका हूँ। याद है ना आपको, कहाँ लिखवाई, प्रश्नावली याद करो, 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारी चीज़ें हम वहाँ कर चुके हैं, वहाँ लिखवाएंगे। और अगले चैप्टर फिर 3D तो वैसे भी आएगी, घन घनाभ, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। ये है सिलेबस, शंकु का छिन्नक नहीं, तो भी हमने नाम लिखा था इसके बारे में, फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे ठोस और खोखले बेलन के बारे में, गोला और अर्धगोला, उनके भी गोलीय कोष होते हैं, जैसे इसके ऊपर भी अगर कोई आ जाए, कवर चढ़ा दिया जाए, तो वैसे सारे सूत्र हम बढ़िया तरीके से करेंगे। मस्त रही ये सारी चीज़ें, इनके बारे में जो सूत्र है ना, वो सब के सब हम पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में। अभी मैं वर्त और अर्धवर्त के बारे में आपकी आज की जो क्लास होगी ना, वो एक्चुअल में इनको डेडिकेटेड है, वर्त और अर्धवर्त को। वर्त और अर्धवर्त के सूत्र लिखेंगे, फिर वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस भी करेंगे, कौन से कैसे पूछे जा सकते हैं आपको बढ़िया तरीके से, तो सारी चीज़ें। और मेरे हिसाब से वो लिखवाने की जरूरत नहीं कि अगर व्यास दे रखा हो त्रिज्या कैसे निकलती, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। शायद अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, है ना। मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा नहीं लिखूँ तो भी चल सकता है। अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या r बराबर व्यास बटा में क्या होता है, 2 होता है।
त्रिज्या r बराबर व्यास बटा क्या होता है सर 2 होता है। तो शायद ये बात तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। पहले 10वें चैप्टर में सारी बातें बताइए, इतने बेहतरीन। और 10वां पहले क्यों करवाए, मैं 90 के बाद सीधा 11वां नहीं करवा सकता था। 10वां करवाने का रिलेशन यही है, मकसद यही था कि चैप्टर का नाम ही वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो पहले वर्त के बारे में पता नहीं होगा ना, तो फिर क्षेत्रफल कैसे। अब चाप आएगा, त्रिज्या आएगी, जीवा आएगी, तो सारी चीज़ें मैं आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मस्त रहिए आप लोग, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये है। और कल से आपके लाइव क्लासेज आ रही है इंपॉर्टेंट सवालों के पहले चैप्टर से लेकर। ये तो सिलेबस चल ही रहा है, वैसे डेली क्लास आएगी आपके, और उनको भी आप लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलें। हमेशा बढ़िया तरीके से अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो भी कमज़ोर हैं उनको लेकर आएँ, उनसे आपके वन शॉट से, मतलब यहाँ पर अगर सपोज दिन मैं पढ़ा हूँ ना, तो एक एक चीज़ों के क्षेत्रफल वगैरह लिखवाने में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। वहाँ MCQ बना रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सारी चीज़ें हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है जी। तो क्या पता आपको क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के बारे में पता होना चाहिए। द्विविमीय और त्रिविमीय कुछ नोट के अंदर बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, और सॉरी, उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से। बीच में थोड़ी सी क्लासें नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई क्लासें बंद कर दी, निजी काम भी होते हैं सब जीवन में, है ना। शादी वगैरह थी परिवार में, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया। अब रेगुलर क्लासें, कोई कहीं किधर ही नहीं जाना, केवल और केवल आपके लिए और मेरे लिए मेहनत करनी, आप हैं हमें, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा आपको समस्या आएगी नहीं। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, और एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपके सामने लिख दी। और अगली स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले वर्त, फिर अर्धवर्त, और आज की क्लास को कर देंगे खत्म। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्त का तिर्यकखंड, वर्त का वर्तखंड, और घड़ी से रिलेटेड 2-3 पॉइंट होते हैं, उनको पढ़ेंगे और आपके पूरी भाषा कंप्लीट हो जाएगी। सिलेबस में तो आपके कल की क्लास का ज़्यादा है, वर्त अर्धवर्त भी बहुत कम है, उनसे रिलेटेड ज़्यादा वहाँ सवाल, ठीक है। तो भी हम तो करेंगे चीज़ें जो आ रखी है ना। मैं ये बिना बताए आगे बढ़ूँ ना तो मेरे मन को सुकून नहीं है सर, और मेरे मन को सुकून मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चे के पास जो चैप्टर शुरू किए उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पहुँचे सर, ठीक है। तो मैंने तो एकदम बेहतरीन तरीके से 0 लेवल से आपके शुरू किया, तो आप बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो सर, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाऊंगा वर्त और अर्धवर्त, तो इनसे रिलेटेड इनके त्रिभुज चतुर्भुज के क्षेत्रफल हम अगली क्लास में, अगली मतलब अगले चैप्टर 12वें में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसमें पढ़ेंगे, और ये भी सारी चीज़ें उसमें पढ़नी। तो आज तो हमारा सवाल है वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ वर्त और अर्धवर्त के क्षेत्रफल। अभी देखो हमने कर लिया था 2D और 3D के बारे में डिस्कशन कि कौन सी 2D आकृतियाँ होती है, कौन सी 3D होती। तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड सूत्र वगैरह, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं आपके वर्त। तो वर्त से शुरुआत कर रहे हैं आपके, तो हमारी हेडिंग रहेगी वर्त। अब किन्हीं आकृतियों के परिमाप होते हैं, फिर क्षेत्रफल होते हैं, लेकिन वर्त का परिमाप नहीं होता। परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों दिशाओं में घूमना। अब चारों दिशाओं में घूमना का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये आपकी नोटबुक है ना, ये बड़ी, इसमें चारों तरफ घूमने का मतलब आपने यहाँ से स्टार्टिंग यहीं आना है, लेकिन चारों तरफ घूम के यहाँ, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पर आ गए। तो चारों बाउंड्री को नापना ही क्या कहलाता है, आपका परिमाप कहलाता है। लेकिन वर्त के ऊपर हम घूम नहीं सकते। अगर सर्कल यहाँ हाँ जमीन के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन ऐसे घूम नहीं सकते। तो वर्त का परिमाप नहीं होता, वर्त की होती परिधि, जिसको सर्क्यूमफ्रेंस बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हम पहले बनाएंगे इसका डायग्राम। ये वर्त है और ये वर्त का केंद्र है, और ये वर्त का व्यास हो गया, ये हो गया, ठीक है सब बिल्कुल। तो ये वर्त की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये भी वर्त की त्रिज्या है, लेकिन टोटल जो दूरी है ये वर्त का व्यास कहलाएगा, ये 2r हो गया, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये OA और OB बराबर है, और दोनों को r बोलेंगे, और ये जो r है ये कहलाएगी आपकी वर्त की त्रिज्या। क्या कहलाएगी, वर्त की त्रिज्या कहलाएगी।
अब वर्त की त्रिज्या अगर ये हो गई तो इससे रिलेटेड आपको सूत्र याद रखने। कौन से? पहला याद रखना है वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि को जो दर्शाते हैं ना वो सी से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। तो एक तो वर्त की परिधि याद रखनी है आपको, और एक याद रखना है वर्त का क्षेत्रफल। क्या याद रखना है? वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त के क्षेत्रफल शॉर्टकट में हम ए लिखेंगे। तो इनके सूत्र क्या होते हैं ध्यान दीजिए साहब। वर्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब अगर मैं कहूँ तो देखो ये डबल आर 2d है, 2r जो है वो व्यास कहलाता है, व्यास है डायमीटर d कहलाता है, तो 2r को मैं इसको d बोल दूँ, πd भी कहलाता है। इतना आपको जंजाल में फंसने की जरूरत नहीं, आप तो बेसिक सूत्र याद कर लें। आपको पाई की वैल्यू हमेशा ही पता है 22/7 लेनी होती है, और त्रिज्या आपको दे रखी होगी। अगर त्रिज्या नहीं दे रखी, व्यास दे रखा है, त्रिज्या नहीं दे रखी, क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। तो हम त्रिज्या नहीं देकर व्यास देगा तो हम व्यास भी निकाल लेंगे, कोई हमें वहां से समस्या तो आएगी नहीं वैसे। तो साहब ये वर्त है आपका, ये क्या कहलाएगा? आपका वर्त कहलाएगा। अभी हम अर्धवर्त की भी बात ही करेंगे, यहाँ पर ही करेंगे हाथों हाथी, ताकि दोनों आपके कंपैरिजन में हो जाए। अर्धवर्त, ठीक है, जिसको सेमी सर्कल बोला जाता है। सेमी सर्कल, और ये हो गया आपका सर्कल। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई क्या जो मैंने आपको यहां तक बताई? अरे बोलो, क्या यहां तक सारी राम कहानी आपको पल्ले पड़ गई क्या पूरी? एक वर्त, वर्त की त्रिज्या, अब देखो आर जो होता है त्रिज्या होती है, ये कभी बेचारी वर्त की त्रिज्या हो जाती है, कभी अर्धवर्त की, कभी बेलन की, कभी शंकु की, कभी गोले की, कभी अर्धगोले, कभी शंकु के चिन्ह की। ये त्रिज्याएं चेंज होती जा रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो वर्त की त्रिज्या होगी, वर्त की परिधि 2πr, और वर्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। चलिए सर, अच्छा नहीं बना भाई अर्धवर्त। अर्धवर्त और अर्धगोले में बच्चों को परेशानी रहती है, गोले में भी रहती है, लेकिन ये वर्त ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। OA बराबर OB बराबर R। अब R यहाँ वर्त की त्रिज्या थी, तो यहाँ हो जाएगी अर्धवर्त की त्रिज्या। केवल और केवल इतना सा ही फर्क है सर, अर्धवर्त की त्रिज्या, वो इसके सूत्र। अर्धवर्त का परिमाप, परिमाप होता है अर्धवर्त का, भी बताऊं कैसे। और परिमाप को पेरीमीटर बोला जाता है, P से लिखेंगे इसको। अर्धवर्त की परिधि C बराबर अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो A बराबर। तीन सूत्र होते हैं सब इसके। पहली बात तो मैं परिधि और क्षेत्रफल बता दूं। वर्त की परिधि होती है 2πr, तो अर्धवर्त की हो जाएगी πr, इसका आधा कर दो, 2 का भाग लगा के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो πr।
वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आधा होगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा में 2। और परिधि इसकी जो होती है ना वो होती है साहब आर 2 प्लस पाई। आपको सर ये कैसे आया, इमेजिन करिए ये आपका अर्धवर्त है और आप यहाँ खड़े हो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ है, ये आर है, ये आर है, और टोटल कितना है 2r। समझिएगा, परिधि का मतलब होता है जिस पॉइंट से शुरू किया घूम घुमा के उसी पॉइंट पे आ जाओ, उल्टी डायरेक्शन में नहीं आना। ऐसे नहीं यहाँ गए यहीं सीधा आगे नहीं। तो आपको अगर सपोज डेट यहाँ जाना है ना, यहाँ गए फिर घूम कर यहाँ आए, तो आप सपोज डेट चलना यहाँ से शुरू किया आपने, यहाँ तक गए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2r, तो आपने कितनी दूरी चली 2r। भाई यहाँ से यहाँ पहुँचे ना तो r प्लस r 2r चल ली। लेकिन अब आपको यहाँ से सीधा यहाँ नहीं आना, आपको यहाँ से यहाँ आना, लेकिन इस पे तो आप चल नहीं सकते। अगर कोई ऐसा सर्कल बनाओ नीचे चल थोड़ी सकते हो, गिर जाओगे ना। इसका मतलब फिर ये जिसके ऊपर चला नहीं जाता है उसको परिधि बोला जाता है। तो इसकी परिधि कितनी होती है पाई आर। इन दोनों को जोड़ दो, दोनों में r कॉमन आ रहा है, तो पीछे बच जाएगा 2 प्लस पाई। फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस पाई आपका बच जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। और सूत्रों में हमेशा यही बोला जाता है कि साहब सूत्र जैसे भी लिखवाए जाते हैं वैसे के वैसे आपको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। इसके अंदर सबकी भलाई होती है। जैसे कि जैसे सूत्र आपको लिखवाए जा रहे हैं ना वैसे के वैसे सूत्र आपको याद होने चाहिए। दूसरा कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास कि ये सूत्र क्यों है क्यों नहीं। तो वर्त की परिधि 2 पाई आर, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का परिमाप r 2 प्लस पाई, अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, अर्धवर्त की परिधि पाई आर। बात खत्म। दैट्स ऑल। यही बातें, ज़्यादा ध्यान नहीं है आपको। ठीक है, अब नोट में आपको ध्यान रखना। एक वर्त में 360 डिग्री का एक वर्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। बात खत्म। ये याद होना चाहिए। पूरा वर्त कितने डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का। वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश, एक मिनट भाई, वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण बनाता है। वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण। सारी चीजें समझा दूं, चिंता मत करो। नंबर 3 इंपॉर्टेंट, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। मैं बातें बता देता हूं आपको। सपोज दैट ये वर्त है और ये वर्त का केंद्र है। वर्त है और वर्त का क्या है केंद्र। एक वर्त में 360 डिग्री कौन बनता है। एक घड़ी 360 डिग्री कौन बनाती, गोल है जैसे भी है। वर्त पूरा घूमेगा 360 डिग्री बनाएगा। आगे लिखा है वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री कोण बनाता है। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे, अगर सपोज दैट मैंने यहां से गुजार दिया, मैंने यहां से गुजार दिया, ऐसे गुजार दिया, तो वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री कोण बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये 360 डिग्री है और आपने इसके कितने भाग कर दिए 4, तो 4 का भाग लगाते ही उत्तर आएगा साहब 90 डिग्री। कितना उत्तर आएगा 90 डिग्री। ये तो बेसिक बात है, आपको ध्यान रखना। अगर सपोज दैट मैं इसके 10 भाग कर दूं या जैसे सपोज दैट 6 भाग कर दूं, तो 360 मुझे 6 का भाग लगाना पड़ेगा, मतलब प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री। ये तो सवालों में बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपको ध्यान रखना। मैं अगर बोल दूं कि 360 डिग्री है, मैंने इसके 8 भाग कर दी, तो 8 का भाग लगा दोगे तो प्रत्येक भाग कितने डिग्री का हो जाएगा
45 डिग्री का। सीधा सिंपल सा है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये है, ज़्यादा माथाफोड़ी वाला काम है नहीं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, 90 डिग्री कोण बन गया क्योंकि प्रत्येक कोण 90-90 दिखाई दे रहा है। अब बोला है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पहली बात तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो पक्का है, वर्त का क्षेत्रफल चाहे पाई आर स्क्वायर होता है। और अब वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो चतुर्थांश कितने होते हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें 4 का क्या लगा दो साहब, भाग लगा दो। तो क्योंकि ये 4 भागों में बंट गया है, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वर्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 4। पाई आर स्क्वायर बटा में क्या होगा, 4। क्योंकि आपको ये क्षेत्रफल ध्यान रखना है, पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जितने भाग करते हैं उतने का भाग आपको लगाना, क्योंकि चतुर्थांश 4 होते हैं, 4 का भाग लगा दिया तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल आपके आ जाएगा। बोलो साहब, ये है साहब आपके सामने पूरी प्रक्रिया वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड एकदम बेहतरीन तरीके से। और जब भी मैं सूत्र लिखवाता हूँ क्लास में भी ये बोलता हूँ बेटा कि आपको याद करने, दूसरा कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास किसी भी तरीके का। मतलब याद करना है साहब, तो करना है, किसी भी हालत में याद करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। याद मतलब याद, कोई इसमें इधर उधर की बातें नहीं है, ध्यान रखना। तो ये है वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड। और कल की क्लास हम करेंगे त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड के बारे में। और फिर हमारी कल की क्लास इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। मैं इंट्रोडक्शन अगर कम करवाता, अगर क्लास ज़्यादा ले लूँ तो भी बच्चों को दिक्कत है, कम ले लूँ तो भी दिक्कत है। तो मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूँ और आपके फायदे की बात मैं कर रहा हूँ, चिंता मत करिए। ठीक है, ये सूत्र वगैरह आप याद कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आएगी नहीं। बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से चित्र बनाओ, बढ़िया तरीके से सूत्र वगैरह लिखो, है ना। थोड़े से डायग्राम अच्छे बनाना। अर्धवर्त तो ठीक है, ठीक बना, वर्त तो अच्छा ही बन गए। ये तो राजस्थान बोर्ड पूछा गया एक बार, वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री का कोण बना था, खाली जगह में था। 2023 है या 22 का सवाल होना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं, लेकिन 22-23 में किसी एक साल में आया, शायद 23 में आना चाहिए था, 23 में आया ऐसा। कीजिए सब, इसको कीजिए फटाफट, सूत्रों को कर लोगे या है कोई समस्या किसी प्रकार की आपको कि सर ये बात तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ी हमारे, समझ में नहीं आई क्या बताया आपने, तो बोलो। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और आज की क्लास को कर रहे हैं ख़त्म सब, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो उम्मीद है वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आई। हमने बेसिक शुरू किया था, सूत्र आपको ये याद करने। कल की क्लास में मिलेंगे वर्त के त्रिज्यीय खंड और वर्त के वर्तखंड से रिलेटेड, उनके भी सूत्र हैं जो याद करने। और फिर थोड़ी घड़ी में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है, घंटे वाली सुई, इससे रिलेटेड बात करके एक लेक्चर एबेस वो बनेगा उदाहरण का, 2 ही है। उदाहरण नंबर 2 तो किताब वाले ने पता नहीं कैसे किया, आपका भाई आपको बहुत सिंपल वे में करवाएगा। और रही बात फिर 11.1 की, तो 11.1 के अंदर टोटल कितने सवाल हैं, 14 सवाल है। तो 3 भागों के अंदर मैं उसको करवा दूँ। कितने भागों के अंदर, 3 भागों के अंदर। अगर 6 क्लास आ रही है, 6 दिन में पूरा हो रहा है, और क्या चाहिए, एक चैप्टर पूरा। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। कल की क्लास में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ वर्त का त्रिज्यीय खंड और वर्त का वर्तखंड। तब तक इनको याद कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राम जी राम।